अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, कल हम लोगों ने बात किए थे कि हमारे जिस्म के अंदर हमने ढांची उज़लात की बात किए थे, स्केलेटल मसल्स की बात किए थे, और हमने कहा कि जो स्केलेटल मसल्स होती है, जो उज़लात होते हैं, वो उज़लात जो बने होते हैं तो वो उनके अंदर अगर आप धीरे धीरे बेसिक स्ट्रक्चर पे अगर जाएंगे तो हमने कहा कि जितने भी उज़ले हैं या उज़लात है उनको बनाने वाले उज़लाती बंडल है, बंचेस ऑफ मसल सेल है। तो वहां पर उजलाती बंडल है, बहुत सारे उजलाती बंडल मिलके एक उजला बनाते हैं। फिर उजलाती बंडल किससे बना है? तो हमने कहा कि उजली रेशे या मस्कुलर सेल या मस्कुलर फाइबर या उजलाती फाइबर या मायोसाइट, इतने सारे नाम है उसके। ठीक है, तो जब मायोसाइट एक जगह आके जमा हो गए तो वो बनाएगा बंडल, और वो बहुत सारे बंडल जब आएंगे तो बनाएगा उजला। फिर हमने कहा कि एक उजलाती खलिए की अगर बात करते हैं, एक उजलाती सेल की अगर बात करते हैं, एक मस्कुलर सेल की अगर बात करते हैं, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है सार्कोलेमा। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए कहा जाता है मल्टी न्यूक्लियर। और वो सब के सब पेरीफेरी में होते हैं, बाउंड्री पे होते हैं, इसलिए पेरीफेरल न्यूक्लियस। फिर हमने कहा कि इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर बैंड है, धारीदार साख्ते हैं, इसलिए उस मसल्स का नाम क्या रखा गया था? स्ट्राइटेटेड मसल्स। फिर हमने कहा कि वो जो धारी है, वो धारी में एक धारी है लाइट कलर, एक है डार्क कलर, हल्का, और एक डार्क, यानी क्या बोले, घना या गहरा, है ना? जिसको ने घना बोल दिया जिसको, ठीक है, गहरा, ओ सॉरी, गहरा। फिर हमने कहा कि ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड बन रहा है, तो लाइट बैंड बनाने वाला एक प्रोटीन है, डार्क बैंड बनाने वाला एक प्रोटीन है। लाइट बैंड बनाने वाला प्रोटीन एक्टिन, डार्क बैंड बनाने वाला मायोसिन। इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्टिन है वो थीन है, दुबला, और जो मायोसिन है वो ठीक है, मोटा, मोटू पतलू। ठीक। फिर हमने कहा कि ये दोनों बैंड को मिलाकर बोला जाता है मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट्स। फिर हमने कहा कि यही मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं। तो फिर हमने कहा था कि जो एक्टिन है उसकी वजह से जो बैंड बनता है वो आई बैंड, मायोसिन की वजह से जो बैंड बनता है वो ए बैंड। ठीक है, एक्टिन को अरेंज करके रखने का काम जो लाइन कर रही है उसका नाम है जेड लाइन, और मायोसिन को जो पकड़ के रखता है जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है एम लाइन। फिर हमने कहा कि दो जेड लाइन के बीच की जितनी भी साख्ते हैं वो सब का नाम क्या रखा गया है? सार्कोमियर। और हमने कहा था कि ये सार्कोमियर क्या है? यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी वो क्या है? इकाई है। जो सुकड़ाव होता है उसकी क्या है? इकाई। कल यहाँ तक हमारी बात हुई थी ना हो। अब हम आगे बात ये कर रहे हैं कि जो फिलामेंट्स को हमने बात किए थे, एक फिलामेंट है एक्टिन, एक है मायोसिन। तो ये जो एक्टिन और मायोसिन है, असल में इनकी वजह से होता क्या है? इनकी वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए उनका दूसरा नाम क्या रख दिया गया है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उनका दूसरा नाम क्या रख दिया गया है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो हम अब बात जो करने वाले हो, किसकी बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, या उनको ही यहाँ पर क्या बोला गया है? इनकेबाजी। इनकेबाजी प्रोटीन की साख। इनकेबाजी मतलब जिनकी वजह से क्या होने वाला है? सुखड़ाव। इनकेबाज है ना, मैंने कल भी बोला था, कब्ज। पेट जब हमारा अकड़ जाता है तो हम बोलते कि कब्ज हो गया, तो उससे याद रखना, इनकेबाज मतलब सुखड़ाव। पेट दबना नहीं बोलते ना बस, ठीक है। कब्ज समझाने के लिए बोला कि कब्ज जब होता है तो हमारा पेट क्या हो जाता है? सुकड़ जाता है, तकलीफ होती है उसमें, तो हम बोलते हैं कब्ज हो गया। उसी से याद रखना इनकेबाज, कि जब क्या हो रहा है? मसल्स के अंदर क्या हो रहा है? सुकड़ाव, तनाव आ रहा है, ठीक है, उसको बुलाया जाता है इनकेबाज। तो यहाँ पर हम जो सुकड़ाव के प्रोटीन है उसको यहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है इनकेबाजी प्रोटीन। तो हमने कहा कि हमारे पास दो तरह की प्रोटीन है। एक प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिन, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मायोसिन। तो अब बात चल रही है सबसे पहले एक्टिन की, कि जो एक्टिन प्रोटीन होते हैं, तो हर एक्टिन प्रोटीन को अगर आप देखेंगे तो वो कैसा होता है? मुहीन। मुहीन मतलब थिन, बारीक, थिन, थिंक नहीं, थिन, थिन, बारीक। और ये जो होता है, ये एक्टिन जो होता है, जो मुहीन है, बारीक है, ये फिलामेंट के दो धागेदार फिलामेंट से किससे बना होता है? दो धागेदार या दो फिलामेंट, धागे या फिलामेंट। तो फिलामेंट को क्या बोलते हैं? धागे। तो इसलिए यहां पर कि जो हर एक्टिन होता है वो फिलामेंट के दो
धागेदार से, जिसका नाम क्या रखा हुआ है, एफ एक्टिन पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। फिर ये जो दो धागे हैं या दो फिलामेंट है जिनका नाम क्या रखा गया है, एफ एक्टिन, ये एक दूसरे के साथ दोहरा यानी हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो लपटे होते हैं। जैसा रस्सी की सुतली की बड़ी रस्सी आती है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक रस्सी दूसरे के ऊपर लपटी होती है, तब जाके वो मोटी होती है। इसी तरह से लड़कियां अक्सर छोटी बांटती है, तो आपने देखा एक एक के ऊपर एक के ऊपर, तो वो क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और एक दूसरे से वो क्या होते हैं, लपटे होते हैं। नाउ यहाँ देखो, ये एक हेलिकल साख्त है, ये दूसरी हेलिकल साख्त है, ये एक हेलिकल साख्त है, ये दूसरी हेलिकल, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हुए, लपटे हुए, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हेलिकल। दूसरा कि ये जो पूरी लेंथ है इसको बोला जा रहा है एफ एक्टिन। क्या बोला जा रहा है इसको, एफ एक्टिन। नाउ अब अगर ये एफ एक्टिन की अगर आप बात करते हैं तो एफ एक्टिन किससे बना हुआ है, तो ये जो एफ एक्टिन है ये भी बना हुआ है जी एक्टिन से। इसका मतलब ये एक एक जो बॉल आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये एक एक बॉल कौन है, जी एक्टिन। कौन है ये, जी एक्टिन। तो जब बहुत सारे जी एक्टिन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एफ एक्टिन, और जब दो एफ एक्टिन के धागे जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे एक्टिन। बात समझ में आ रही है। तो एक्टिन बनाने वाले कौन है, दो एफ एक्टिन के धागे या दो एफ एक्टिन के फिलामेंट, और एक फिलामेंट को बनाने का काम कौन करते हैं, कई सारे जी एक्टिन। बात समझ में आई। तो यहां पर जो जी एफ एक्टिन है, ये एफ एक्टिन इनफिरादी, जी जी का मतलब यहां पर क्या है, जी का मतलब यहां पर है ग्लोब्यूलर। जी का मतलब क्या है, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर मतलब गोल गोल। ग्लोब्यूलर का मतलब क्या होता है, गोल गोल। और एफ, एफ यहां पर फिलामेंट बोला है यानी धागेदार, तो चीजें गोल गोल थी, ये एक गोल गोल चीज एक दूसरे के साथ अगर जुड़ गई तो ये क्या बना देगी, धागेदार साथ। तो ये एक एक का नाम क्या रखा हुआ है, जी एक्टिन, और इन सब का मिला के नाम क्या रखा हुआ है, एफ एक्टिन। और जब दो एफ एक्टिन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो क्या नाम बन जाएगा, एक्टिन। बात समझ में आ रही है। तो एक्टिन बनाने वाले दो एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन को बनाने वाले कई सारे जी एक्टिन। अब ये जो कई सारे जी एक्टिन है तो कसीर सालमी मुरक्कब ये बनाते हैं, और उस कसीर सालमी मुरक्कब को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो एक्टिन ये जब बनता है तो ये जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन की वजह से बनता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जी एक्टिन इट इज अ पॉलीमरिक, सॉरी एक्टिन, एक्टिन क्या होता है, एक्टिन ये एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है। ये कौन सा प्रोटीन है, पॉलीमेरिक प्रोटीन। क्यों पॉलीमेरिक प्रोटीन बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर कई सारी कौन सी यूनिट है, जी एक्टिन। तो बेसिक यूनिट कौन है, जी एक्टिन। कई सारे जी एक्टिन जुड़ेंगे तो बनेगा एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन जुड़ेंगे तो बनेगा एक्टिन। क्लियर यहां तक कंसेप्ट ना। अब ये एफ एक्टिन था, लेकिन इस एफ एक्टिन के साथ एक और प्रोटीन है। क्या है, हर एफ एक्टिन के साथ एक पूरी लंबाई में यानी उसकी पूरी लेंथ में दूसरे नाम का एक और प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। और यहां पर ट्रोपोमायोसिन के भी कितने धागे होते हैं, दो धागे लगे होते हैं। तो ये एक ट्रोपोमायोसिन और ये दूसरा ट्रोपोमायोसिन। तो दो एफ एक्टिन के ऊपर दो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। तो एफ एक्टिन के ऊपर कौन सा वाला प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है, ट्रोपोमायोसिन। बात समझ में आई क्या, कि हमारे पास एक्टिन प्रोटीन है, उस एक्टिन को बनाने वाले एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन के भी कितने यूनिट है, दो यूनिट है। हर एफ एक्टिन को बनाने वाला कौन है, जी एक्टिन। जी एक्टिन कितने होते हैं, कई सारे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीमेरिक। कई सारे एक्टिन जी एक्टिन से मिलके बना हुआ है। फिर इन दो एफ एक्टिन के ऊपर भी दो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन मौजूद होते हैं। कौन, ट्रोपोमायोसिन ये एक तरह की तरह रिबिन की तरह दिखने वाली साख्त है, और जी एक्टिन ये गोल गोल दिखने वाली साख्त है।
दोनों में फर्क है, इसीलिए हमने इसका जो जी एक्टिन है, जी एक्टिन को क्या बोला है? ग्लोब्यूलर एक्टिन। समझा? नाउ अब एक और चीज कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन, इसके ऊपर एक और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो ट्रोपोमायोसिन है उस पर तरतीबवार, तरतीबवार मतलब सीक्वेंस, एक के बाद और वक्फे से, यानी डिस्टेंस से, गैप से, एक पेचीदा, पेचीदा मतलब कॉम्प्लेक्स कौन होता है? प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? ट्रोपोनिन। तो यहां पर एक और प्रोटीन है, कौन है वो? ट्रोपोनिन। तो यहां पर ये एक ट्रोपोनिन है, ये दूसरा ट्रोपोनिन है, ये तीसरा ट्रोपोनिन है। तीनों भी प्रोटीन अब देखिए किस तरह लोकेटेड है? डिस्टेंटली, वक्फे वक्फे से, इंटरवेल से, फासले पर। समझ में आया? तो एफ एक्टिन, एफ एक्टिन के दो धागे, दो धागों के ऊपर और दो धागे, ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक पेचीदा प्रोटीन जो वक्फे वक्फे से ऐड है, उसका नाम क्या है? ट्रोपोनिन। तो एक्टिन, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन। याद रहेगा ना? अब क्या होता है कि ये ट्रोपोनिन काम क्या करेगा, ये ट्रोपोमायोसिन काम क्या करेगा, ये है क्यों? तो उसका रीजन ये है कि जब आराम की हालत होती है, आराम की हालत मतलब कल भी बोला था मैंने, रिलैक्स कंडीशन, सुकून वाली हालत, उस वक्त क्या होता है? ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के अंदर कितनी सब यूनिट है? यहां तो वो बोल रहा है कि एक सब यूनिट, इसका मतलब इसमें कई सारी सब यूनिट होती होंगी। तो उसको समझ लीजिए कि जो एक ट्रोपोनिन होता है, उस ट्रोपोनिन के अंदर कितनी सब यूनिट होती है? तीन। कितनी होती है? तीन, 1 2 3। उनमें से एक को कहा जाता है ए सब यूनिट, दूसरे को कहा जाता है सी सब यूनिट, और एक को कहा जाता है आई। ए सब यूनिट का मतलब होता है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन साइट। कौन सी साइट? एक्टिवेशन साइट। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। और आई, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आलिया इनहिबिटिंग साइट। कौन सी साइट होता है? इनहिबिटिंग साइट। एक्टिवेशन साइट का मतलब क्या है? फाल करना, या ना वो क्या करेगा? उसको फाल करेगा। ठीक है? इनहिबिटिंग साइट, इनहिबिट करना मतलब रोकना, तो ये क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। कैल्शियम, इसका मतलब यहां पर आके कौन बाइंड होगा? कैल्शियम, कैल्शियम आयन आएगा और यहां पर आके क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसलिए यहां पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आराम की अगर हालत होती है तो आराम की हालत में क्या होता है? ट्रोपोनिन की एक जो सब यूनिट है, वो एक सब यूनिट जाकर कहां पर बाइंड होती है? एक्टिन पर। और एक्टिन पर भी कहां पर जाके बाइंड होती है? एक्टिन पर मौजूद मायोसिन के लिए। एक्टिन पर मौजूद किसके लिए मौजूद है? मायोसिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट है, उसकी वो क्या कर देती है? नकाबपोशी, या हम आमतौर पर उसको बोलेंगे कि वो क्या कर देती है? उसको छुपा देती है। और मौलाना का अच्छा लफ्ज था, ढांप देती है। तो क्या हो गया कि जो एक्टिन प्रोटीन है, वो एक्टिन प्रोटीन पर अगर मायोसिन आगे चिपक जाएगा तो वो क्या करेगा? एक्टिन को आगे खींचेगा। कल हमने पढ़ा ना जेड लाइन, दो जेड लाइन अगर आगे आएंगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अभी वो कौन सी हालत में? आराम की हालत में। इसका मतलब ये जेड लाइन अभी आगे क्यों नहीं आई? क्योंकि इसको खींचा नहीं। क्यों खींचा नहीं? क्योंकि पकड़ा नहीं। पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि जगह ही नहीं है पकड़ने को। क्यों नहीं है? तो वहां पर कौन चिपक के बैठा हुआ है? ट्रोपोनिन। इसका मतलब यह है कि एक्टिन के ऊपर कोई तो भी ऐसी जगह है जहां पर जाके कौन बाइंड होता है? मायोसिन। लेकिन वो जो साइड है जिसको जाके मायोसिन पकड़ता है, वो साइड को छुपा के रखा है। किसने छुपा के रखा है? ट्रोपोनिन। तो जब तक उसको छुपा के रखेगा तब तक मायोसिन वहां जाके बाइंड नहीं होगा। जब तक मायोसिन वहां जाके बाइंड नहीं होगा तब तक पुल नहीं करेगा, खींचेगा नहीं। जब तक खींचेगा नहीं तब तक जेड लाइन की जगह चेंज नहीं होगी। जब तक जेड लाइन की जगह चेंज नहीं होगी तब तक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। हाँ, मायोसिन प्रोटीन है, कल जिसको हमने पढ़े थे, अब भी सुबह में अब भी रिवाइज करा। मायोसिन प्रोटीन कैसा होता है? थिक फिलामेंट, डार्क बैंड, अभी पढ़े ना थोड़ी देर पहले। ठीक।
तो ये मायोसिन, ये एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है ना। अब दूसरा प्रोटीन कौन है जिसके मामले में अभी हमारे अस्काबाजी बात कर रहे थे, उसी की हम बात कर रहे हैं, मायोसिन प्रोटीन। बात यहां तक समझ में आई? ठीक ना, इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपने छोटी जमातों में भी पीछे कहीं नहीं पढ़ा है, इसलिए जिन्होंने 10वीं में पढ़ा है उनके लिए भी पढ़ना है, जो आलिम है हाफिज है उन्होंने भी पढ़ना है, ठीक है, और जो लॉकडाउन वाले उन्होंने तो बिल्कुल पढ़ना है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं मायोसिन। कौन से वाले प्रोटीन की बात कर रहे हैं? मायोसिन। नाउ अगर आप मायोसिन की बात करते हैं तो हर मायोसिन जो फिलामेंट होता है, जो कि कैसा होता है? मोटा। अब ये जो होता है ये प्रोटीन की, इसके अंदर भी क्या होती है? जंजीर। इसका मतलब ये प्रोटीन भी कौन सा प्रोटीन है? पॉलीमर। अब सवाल ये आता है कि वहां हमने कहा कि पॉलीमर कौन बनाता है? जी एक्टिन। तो यहाँ पॉलीमर कौन बनाएगा? तो यहाँ पर ये जो पॉलीमर है ये कई इनफेरादी प्रोटीन जिनका नाम क्या है? मीरोमायोसिन। क्या नाम है उनका? मीरोमायोसिन। इसका मतलब मायोसिन का बेसिक यूनिट, मायोसिन का छोटा यूनिट, मायोसिन की इकाई वो कौन है? मीरोमायोसिन। कौन है? मीरोमायोसिन। एक्टिन का इकाई कौन है? जी एक्टिन। वैसे मायोसिन की इकाई कौन है? मीरोमायोसिन। याद रहेगा ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये मीरोमायोसिन है और ये मिलकर आगे क्या बनाएंगे? मोटे फिलामेंट। मोटे फिलामेंट मतलब मायोसिन। क्या बनाएंगे? मायोसिन। ना हर मायोसिन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो अहम हिस्से होते हैं। एक हिस्सा क्या होता है? एक हिस्सा होता है ग्लोब्यूलर सेल। क्या होता है? ग्लोब्यूलर सेल, यानी उसका क्या होता है? ग्लोब्यूलर हेड, सर, है ना, सिर। सर नहीं बोलते, क्या बोलते? सिर। नहीं तो मैं आ जाऊंगा वहां पर, ठीक है। तो एक क्या होता है? ग्लोब्यूलर सिर, जो छोटे बाजू के हमरा होता है, और एक क्या होती है? दुम। तो इस तरह से यहां पर एक हो गया सिर, दूसरी ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है दुम, और ये जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है बाजू, ठीक है। तो ये जो बाजू है ये कौन सा बाजू है? क्रॉस बाजू है, थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है। क्यों क्रॉस बोलते हैं हम आगे बात करेंगे, बट इतना याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन है? सिर है, बाजू है और है दुम, ठीक है। ये हो गया ग्लोबुलर हेड, ये बाजू हो गया, मतलब ये हो गया आर्म, और ये हो गया टेल, ठीक। अब पहला जो हिस्सा है जिसको हम सिर बोल रहे हैं, पहला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है वजनी मीरोमायोसिन। क्या बोला जाता है इसको? वजनी, यानी HMM। HMM का मतलब क्या है? हैवी। हैवी मीरोमायोसिन, उसी को हम यहाँ उर्दू में क्या कर रहे हैं? वजनी। वजनी मीरोमायोसिन। बस समझ में आया। और जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा सा हल्का, दूसरा जो हिस्सा है उसको कहा जाता है हल्का मीरोमायोसिन, यानी उसको क्या कहते हैं? LMM, दैट इज लाइट मीरोमायोसिन। समझे? तो ये जो पूरा हिस्सा है, इस हिस्से को यहाँ पर क्या बोला गया है? हैवी मीरोमायोसिन, और इस हिस्से को क्या बोला गया है? लाइट मीरोमायोसिन। तो ये हो गया HMM और ये हो गया LMM। बात समझ में आई? लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। बात यहां तक समझ में आई ना। अब एक और चीज कि यहां पर अगर हम बात करते हैं क्या कि यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है मीरोमायोसिन का, तो कई सारे मीरोमायोसिन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और उसकी वजह से बनेगा मायोसिन। फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक मायोसिन है, यहाँ सॉरी दूसरा मीरोमायोसिन है, तीसरा मीरोमायोसिन है, चौथा मीरोमायोसिन है, पांचवा मीरोमायोसिन है, छठा मीरोमायोसिन है, सातवां है, आठवां है, नाइन्थ है, टेंथ, इस तरह से मीरोमायोसिन। अब आप ये देखो कि इस मीरोमायोसिन प्रोटीन के अंदर ये वाली जो साख्त है, ये वाली साख्त, और ये बाकी के जो हेड रीजन है, ये सारे के सारे हेड रीजन इस एक्सिस से, इस महवर से बाहर है।
ये जो स्ट्रेट लाइन जो सीधी सीधी जा रही है उससे क्या हो गए बाहर। तो अब ये क्या कहते हैं, मायोसिन के जंजीरें से एक जाविये के साथ और तरतीबवार HMM यानी हेवी मीरोमायोसिन जो होता है ये बाहर की जानिब उभरे रहते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जब मायोसिन बनता है तो मायोसिन के अंदर क्या होती है, मीरोमायोसिन की कई सारी जंजीर है, कई सारे मीरोमायोसिन जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, मायोसिन। अब इस जब मायोसिन की एक लॉन्ग जंजीर बनती है तो उस वक्त क्या होता है, मीरोमायोसिन के अंदर जो हैवी मीरोमायोसिन है, हैवी मीरोमायोसिन मतलब सिर, हेड, ये क्या हो गया, बाहर आ गया, ये बाहर की जानिब उभरा हुआ है। और बाहर की जानिब उभरा होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस बाजू, उसको कहा जाता है क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं इसको, क्रॉस आर्म। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो हेड रीजन, ये जो इस तरह से साफ हमको दिखाई दे रही है, सांप के जैसा, ऐसा क्या मार के बेटा, फन, अरे नको अभी से रहने दो, ये काफी है ना, सांप के जैसे ऐसा सिर उठा के बैठा है। तो बेसिकली ये सिर उठा के जो बैठा दिखाई दे रहा है ये क्रॉस आर्म है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रॉस आर्म है ये जाके किससे अटैच होगा, एक्टिन, और एक्टिन को क्या करेगा, पुल, खींचेगा, है ना। तुम लोगों ने देखा होगा ना, दरवाजे के बाहर लिखा होता है पुल, लिखा होता है पुश, पुल करना मतलब खींचना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जैसे जाके बाइंड होगा एक्टिन को, तो एक्टिन को ये क्या करेगा, पुल करेगा। नतीजे में जेड लाइन की लोकेशन क्या होगी, उसकी वजह से मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन मायोसिन कब जाके बाइंड होगा, हाँ, जब ट्रोपोनिन वहां से हटेगा। यानी मायोसिन को बाइंड नहीं होने देने का है, ये जिम्मेदारी किसको देने वाली है, ट्रोपोनिन। तो इसका मतलब पहले ट्रोपोनिन को वहां से निकालना पड़ेगा, तो उसके पीछे पीछे ट्रोपोमायोसिन निकलेगा, तब जाके एक्टिन फ्री होगा, तब जाके मायोसिन बाइंड होगा, तब जाके वो उसको पुल करेगा। क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। नतीजे में फिर जेड लाइन की लोकेशन चेंज होगी और मसल्स के अंदर हो मेरा बाजी इनखिबास, इनकलाब नहीं, इनखिबास। ठीक है नाउ, ठीक है नाउ। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक बात समझ में आई किस तरह से हो रहा है। नाउ अब एक और चीज कि जो ग्लोब्यूलर सिरा है, ग्लोब्यूलर सिर है, हेड है, उसके ऊपर एक्टिव एटीपेस खामेरा है। क्या है उसके ऊपर, एक्टिव एटीपेस खामेरा। अब यहाँ पर ये एटी तक तो चलेगा, पी को बोल दिया उन्होंने, तो यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, एटीपेस खामेरा म्हणजे एंजाइम। तो यहां पर कौन हो गया, एटीपी के चिपकने की जगह, यानी एटीपी की चिपकने की जगह को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे उसको, एटीपी बाइंडिंग साइट। यानी ये वो जगह है जहां पर आके कौन बाइंड होता है, एटीपी। इसका मतलब ये जगह जिस पर एटीपी आके बाइंड होता है यहां पर एंजाइम है, और उसी एंजाइम का नाम यहां पर क्या रखा हुआ है, एटीपेज। क्या नाम है उस एंजाइम का, एटीपेज। फिर यहां पर आके कौन बाइंड होता है, एटीपी। इसका मतलब ये अगर एटीपेज है तो इसका मतलब ये किसकी जगह है, एटीपी की चिपकने की जगह। इसका मतलब यहां पर आके कौन बाइंड होता है, एटीपी। दूसरा उसी के करीब में ये और एक आपको दिख रहा है, ये पार्ट क्या है, ये क्या है, तो ये करीब में एक्टिन की फाली जगह है। ये क्या है, एक्टिन की फाली जगह, यानी एक्टिन के लिए एक्टिव साइड है। एक्टिन के लिए एक्टिव साइड का मतलब क्या है कि ये जो हमने कहा कि मायोसिन जाके एक्टिन को चिपकेगा, तो जिस तरह से एक्टिन के पास मायोसिन के लिए जगह है, वैसे ही मायोसिन के पास एक्टिन के लिए जगह है। इसी को कहा जाता है एक्टिन चिपकने की जगह, या उसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट। समझ में आया कंसेप्ट। तो इस तरह से हमारे पास जब हम मायोफ्लामिन की बात कर रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन, तो एक्टिन और मायोसिन दोनों भी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है। एक्टिन को बनाने वाला जो बेसिक यूनिट है वो है जी एक्टिन, मायोसिन को बनाने वाला मीरोमायोसिन। बहुत सारे जी एक्टिन जब जुड़ते हैं तो एफ एक्टिन। मीरोमायोसिन के अंदर दो पार्ट है, एक है सर, एक है आर्म यानी बाजू, और एक टेल।
ठीक है। तो सर और बाजू मिलकर एक पार्ट बनाते हैं जिसको कहा जाता है क्रॉस आर्म, याद रहेगा, ठीक। और ये दोनों को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोला जाता है? इनखेबाजी प्रोटीन, याद रहेगा, ठीक। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इससे ज्यादा जबरदस्त कंसेप्ट है जिसको हम समझने वाले हैं। यहां तक बात समझ में, सुफियान मियां? जैसा मैंने पहले बोला, आज बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं आप, क्या बात है? हाँ, चलिए नाउ अब हम उसके आगे बात करें क्या, कि हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जब काम करेंगे तो नतीजे में मसल्स के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, इनखेबास का अमल होगा। तो अब सवाल ये आता है कि उस इनखेबास का मैकेनिज्म क्या है। जैसा हमने कहा ना, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन को अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड करना है तो उसके पीछे एक मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है? पहले जो यूरिन है वो कहां से जाएगा? पीसीटी, बोमन कैप्सूल से निकलेगा पीसीटी, फिर डीसीटी, फिर इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरा मैकेनिज्म के जरिए, इसी तरह से हमने लंग्स के अंदर ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ा, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म पढ़ा, कि हवा आएगी, हवा नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, लैरिंग, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर लंग्स में जाएगी, फिर लंग्स के अंदर भी एल्वियोला है ना, ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल, एल्वियोला, याद आ रहा है। इसी तरह से हमने डाइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ा, कि फूड जो रहेगा वो एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर बॉडी से बाहर। वैसे यहाँ पर भी हम मैकेनिज्म पढ़ रहे कि किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या उज़लात के इनक़िबाज़ यानी सिकुड़ने का मैकेनिज्म। नाउ यहाँ पर जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई है। क्या? कि उज़ली इनक़िबाज़ का जो मैकेनिज्म है उसको कहा जाता है सरकने वाले फिलामेंट के नजरिए। क्या बोला जाता है? सरकने वाले फिलामेंट के नजरिए से। बहुत आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब ये जो सरकने वाले फिलामेंट का नजरिया है उसको कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या नाम है इसका? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अब आपने ध्यान देना है कि ये सरकने वाले कौन है? फिलामेंट है। सरकने वाले कौन है? ये फिलामेंट है, और उनका ये क्या है? नजरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नजरिया पेश किया जिसके जरिए ये बात बताई गई कि किस तरह से मैकेनिज्म होता होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता होगा, तो उसके लिए एक थ्योरी दी गई है, उसका नाम क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नाउ इसकी रूह से, इसके मदद से क्या बात समझ में आई? इसकी मदद से ये बात समझ में आती है कि हमारे जो उजली रेशे हैं उनका जो सिकुड़ना होता है वो मुहीन फिलामेंट पर सरकने से मुमकिन हो पाता है। यहां पर थोड़ा सा सेंटेंस में गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? हमारा पानी लाए तुमने इतना सा यार। नहीं ना, क्या होता है यहाँ पर असल में सेंटेंस ये होना चाहिए था कि इसकी रूह से क्या होता है कि जो मुहीन फिलामेंट है उस मुहीन फिलामेंट पर सरकने के बजाय, ये गलत हो गया, ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो गया। क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना ये चाहिए कि जो मुहीन फिलामेंट है, मुहीन फिलामेंट है वो मोटे फिलामेंट, मुहीन फिलामेंट वो मुहीन फिलामेंट क्या करते हैं? वो मोटे फिलामेंट पर क्या करते हैं? सरकते हैं, या क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, या उसको कहेंगे फिसलते हैं। उसके नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। क्या कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उजली रेशे का जो सिकुड़ना है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मुहीन फिलामेंट क्या करते हैं? मुहीन फिलामेंट वो मोटे फिलामेंट के ऊपर क्या होते हैं? फिसलते हैं, सरकते हैं, या क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। नतीजे में ये होता है कि जब एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे तो वो जेड लाइन को खींच के लाएंगे। जब जेड लाइन को खींच के लाएंगे तो नतीजे में मसल
मसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब स्लाइडिंग, फिसलना, सरकना, ये किसके किसके बीच में हो रहा है, मोटे फिलामेंट, पतले फिलामेंट, थिक और थिन। तो थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर दी थिक फिलामेंट, यानी एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड करते हैं, मायोसिन। बात समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो नतीजे में उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब मायोसिन अपनी जगह पर ही रहेगा, कौन आगे बढ़ेगा, एक्टिन। इसीलिए कल हमने कहा था कि आई बैंड और ए बैंड, तो साइज किसका रिड्यूस होता है, आई बैंड। क्यों, क्योंकि एक्टिन जैसे आगे आएगा तो नतीजे में पूरा पोर्शन ऊपर से नीचे तक क्या हो जाएगा, डार्क। तो लाइट बैंड क्या हो जाएगा, या तो रिड्यूस हो जाएगा या तो गायब। ठीक है ना। अब उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये जो उजलात है, तो उजलात के सिकुड़ने की इब्तिदा कौन करता है, कौन बोलता है हाथ को सिकुड़ने के लिए, कौन बोलता है पैरों को सिकुड़ने के लिए, कौन इसके लिए डाल मसल। तो हम ये कह रहे हैं कि उजलात के सिकुड़ने की जो इब्तिदा है, उसको जो मोटिवेट करेगा, इनिशिएट करेगा, वो कौन करेगा, मरकजी एसाबी निजाम, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इंखिबास के लिए कौन सिग्नल ला के देगा, वो ला कर देंगे मोटार असबीय, या जिसको हम कहते हैं मोटार न्यूरॉन। क्या कहते हैं उनको, मोटार न्यूरॉन। तो जैसे हमने कहा ना कि सेंस, ना आप रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते से चलते चलते किसी ने हॉर्न बजा दिया जोर से, तो आपके कानों से सिग्नल है, सेंसरी सिग्नल, वो सेंसरी सिग्नल कहाँ जाएंगे, ब्रेन। ब्रेन जो वापस सिग्नल भेज रहा है, तो वो सिग्नल कौन से रहेंगे, मोटार। वो मोटार सिग्नल जैसे ही आपको बॉडी में जाएंगे, तो आपके पाँव के जो भी मसल्स है सब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नतीजे में आपकी लोकेशन क्या हो गई, चेंज। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लोकेशन को चेंज करना है, तो उसके लिए मसल्स के अंदर क्या लाना है, कॉन्ट्रैक्शन। और उस कॉन्ट्रैक्शन को, सिग्नल को रन कौन कर रहा है, ब्रेन। तो ब्रेन वो किसकी मदद से भेज रहा है, मोटार सिग्नल, मोटार असबीय। क्या बोला जाता है इसको, असबीय। यानी असबीय का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन। ठीक है ना, कि इसकी वजह इशारों से होती है। फिर अब यहां पर ये जो मोटार न्यूरॉन है, ये जो मोटार असबी है, तो ये मसल्स में कहा जाके जुड़े होंगे, ये मोटार असबी है, ये मोटार न्यूरॉन हमारे मसल्स के मसल फाइबर पे जाके जुड़े हुए। मसल फाइबर मतलब बेसिक यूनिट, बहुत सारे मसल फाइबर जुड़ के बनते हैं मसल बंडल। बेसिक यूनिट यानी मसल सेल के ऊपर मस्कुलर खलिए पे जाके वो क्या हो गया, जुड़ गया। तो जब वो मस्कुलर खलिए पे जाके जुड़ेगा, तो उसके नतीजे में उन दोनों के बीच में एक बंधन है, एक जंक्शन है, एक जोड़ है। तो हम ये कहते हैं कि उजली रेशे से जुड़ा हुआ जो मोटार असबा है, वो क्या बनाता है, मोटार यूनिट। क्या बना देता है वो, मोटार यूनिट। तो जो मोटार असबिये है, ये कहाँ जाके जुड़ेंगे, ये जाके जुड़ेंगे हमारे अजली रेशे। कहाँ जाके जुड़ेंगे ये, कहाँ जाके जुड़ेंगे, असली रेशे। नाउ इसी को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि बात समझ में आए। मोटार असली मतलब मोटार न्यूरॉन, और मोटार न्यूरॉन किसके साथ जुड़ रहे हैं, मस्क्यूलर सेल, या आप उसको मस्कुलर फाइबर या मसल्स फाइबर या मायोसाइट बोल सकते हैं। तो ये जब दोनों मिलके जुड़ जाते हैं, तो इनकी जोड़ को बोला जाता है मोटार यूनिट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, मोटार यूनिट बनाते हैं। बस समझ में आई ना। अब मैं इसको थोड़ा सा और डायग्राम के जरिए आपको एक बार समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए, ये कौन है, ब्रेन। ठीक है, ये कौन है हमारा, ब्रेन, सफियान। और ये कौन है, मसल सेल। ठीक है, अब इस मसल सेल के साथ आके जुड़ने वाला कौन है, इस मसल सेल से आने वाला है न्यूरॉन, और वो न्यूरॉन यहाँ आके इस मसल फाइबर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेन के पास से ये न्यूरॉन की शुरुआत हुई। इस न्यूरॉन का नाम क्या है, मोटार न्यूरॉन। और ये कौन है, मसल्स सेल या मसल्स फाइबर।
तो जब ये ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ, जब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है मोटार यूनिट। क्या बोला जाता है इसको? मोटार यूनिट। समझ में आया? तो ब्रेन से निकलने वाला मोटार न्यूरॉन कहाँ जाके चिपक गया है? मसल सेल या मस्कुलर फाइबर या मायोसाइट। जब वो दोनों जहां जुड़ रहे हैं उस जगह को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? मोटार यूनिट। यूनिट जब भी बनता है तो यूनिट असल में क्या करता है? काम करता है। बेसिक यूनिट जैसे हमने कहा कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल, दीवार में ईंट, ये बेसिक यूनिट है, यानी ये बुनियाद है, ये किसी भी साख का बेसिक सब्जेक्ट है। तो हमारे बॉडी में भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो किसके बीच में बनता है? मसल सेल और न्यूरॉन, जिसकी वजह से वो उसको क्या करेगा? सिग्नल करेगा, उसको बताएगा कि करना क्या है, कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब रिलैक्स होना है। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? मोटार यूनिट, यानी काम इसी की वजह से होगा। अब एक और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मसल सेल है, इस मसल सेल की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या है? बहुत अच्छे, इसका नाम क्या है? सार्कोलेमा। अब ये जो सार्कोलेमा है, इट इज लाइक एज अ प्लेट। ये क्या है? प्लेट। और जो न्यूरॉन वहां से ओरिजिनेट होके उस प्लेट के ऊपर आ गया, तो वो वहां आके क्या हो गया? खत्म। वहां के वो क्या हो गया? एंड। तो अब इस जंक्शन को क्या बोला जाता है? ये जो सार्कोलीमा था, असली रेशे का जो सार्कोलीमा है और जो मोटार अजबी है, उसके दरमियान जो जंक्शन बना हुआ है उसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक तो इसका नाम और क्या रखा हुआ है? न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। क्या बोला गया उसको? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन और मसल ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? यहां पर जुड़ गए, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दूसरा, इसका दूसरा जो नाम रखा हुआ है वो है मोटार एंड प्लेट। क्या नाम रखा गया दूसरा उसका? मोटार एंड प्लेट। क्यों मोटार एंड प्लेट रखा गया इसका नाम? ठीक है, वहां एंड हो गया। मोटार नाम कहां से आया? हाँ, जो न्यूरॉन आ रहा है वो कौन सा न्यूरॉन है? मोटार। और आके वो क्या हो गया? वहां पर खत्म, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? मोटार एंड। और वो जो स्ट्रक्चर है सार्कोलीमा, वो इट लाइक एज अ प्लेट, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इसलिए नाम क्या बन गया? मोटार एंड प्लेट। तो आप याद रखिए क्या कि ब्रेन के जरिए हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए ब्रेन के पास से जो न्यूरॉन आके जुड़ता है, ब्रेन के पास से आने वाला जो न्यूरॉन है वो कौन सा है? मोटार न्यूरॉन या मोटार अजबी है। जब वो आगे जुड़ता है मसल सेल के साथ, तो वो जो जॉइंट बन रहा है उसको बोला जा रहा है न्यूरो, और मसल है इसलिए मस्कुलर, और दोनों के बीच में जंक्शन। दूसरा, वो दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जब हो रहा है तो उसके लिए एक यूनिट बना रहे हैं, बट ये यूनिट का नाम क्या रखा हुआ है? मोटार यूनिट। और तीसरा, क्योंकि यहां पर आके मोटार न्यूरॉन खत्म हो गया, इसलिए मोटार एंड प्लेट। तीन नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। मौलाना नींद आ रही क्या? फिर अरे खाना खा के आया करो ना यार। आज तो जुम्मा भी रहता, आज बिरयानी नान खजिया और क्या रहता है, स्पेशल सुतरिया और क्या 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 चीज। अच्छा, तो कल से है या आज ही रखे? ठीक है। नाउ ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट है क्या? सफिया, फातिमा, फातिमा, सना। ठीक। नाउ अब एक और कंसेप्ट कि जब अजबी इशारा यानी न्यूरल सिग्नल आता है, कहां पर आएगा? उस जंक्शन पे, यानी मोटार इन प्लेट पर आता है। तो क्या होता है? ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर क्या रिलीज करता है? वो न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसका नाम है एसिटिल कोलिन। क्या नाम है उसका? एसिटिल कोलिन खारिज करता है। क्या हुआ कि ये है मसल सेल। अब मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर रहा हूं।
और इस मसल सेल के ऊपर क्या हो गया, ये न्यूरॉन आया और ये न्यूरॉन ने इस तरह से यहाँ पर आके ये पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे ये न्यूरॉन यहाँ पर आएगा तो इस न्यूरॉन पर जैसे ही यहाँ से सिग्नल आएगा तो यहाँ पर ये कौन है, ये है न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। वन ऑफ दी न्यूरो ट्रांसमीटर, एक जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जो यहाँ निकलेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है एसेटिल कोलिन। क्या नाम है उसका, एसेटिल कोलिन, यानी एक तरह का ये केमिकल। हम आगे चल के अभी नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद है न्यूरॉन वाला, अजबी वाला, अजबी निजाम वाला, वहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो न्यूरॉन होते हैं उस न्यूरॉन के अंदर एक छोटी छोटी थैली नुमा साख्त होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। वो सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, छोटे छोटे केमिकल्स को जमा करके रखती है, स्टोर करके रखती है। तो उसमें से ये एक सैक है, थैली है, जिसने किसको जमा करके रखी है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम क्या है, एसिटिल कोलिन। तो जैसे ही यहाँ पर ये सिग्नल आएगा ऊपर से ब्रेन के पास से, जैसे सिग्नल आएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस जगह आके बाइंड होगा कैल्शियम। हम आगे डिटेल में ये चीज पढ़ने वाले हैं। कैल्शियम जैसे ही यहाँ पर आके बाइंड होगा तो इसको सिग्नल मिलेगा कि भाई तुझे जाना है और फूट जाना है। तो ये क्या करेगा खालिद मियाँ, ये यहाँ आएगा और फूट जाएगा। जैसे ये फूटेगा तो इसके अंदर मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम क्या है, एसिटिल कोलिन, वो सब यहाँ बाहर निकल गए। जैसे ये बाहर निकलेंगे तो ये एसिटिल कोलिन जिसको मिलेगा, सार्कोलीमा। जैसे सार्कोलीमा पर आएगा तो सार्कोलीमा पर यहां पर उसकी वजह से, एसिटिल कोलिन की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने न्यूरॉन में पढ़ा था कि आयंस चेंज होते हैं, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, याद आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही एसिटिल कोलिन आएंगे नतीजे में ये जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा पोलराइज्ड। क्या हो जाएगा, पोलराइज। पोलराइज मतलब इसके ऊपर जो चार्ज थे वो क्या हो गए, चेंज। चार्ज जैसी चेंज होगा नतीजे में यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कौन मौजूद होता है, यहाँ पर होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसको जमा करके रखा हुआ होता है, कैल्शियम। ये कैल्शियम इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिलीज होगी और ये कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निकली है ये जाकर बाइंड हो जाएगी किसके ऊपर, ट्रोपोनिन। अभी हमने पढ़ा ना, ट्रोपोनिन के पास एक साइट होती है, इसको क्या कहते हैं, सी साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो जैसे ये कैल्शियम यहाँ पर ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड होगा तो ट्रोपोनिन को सिग्नल मिलेगा कि भाई अब मैंने यहां से निकल जाना है। तो वो क्या हो गया, एक्टिवेट। वो जैसे एक्टिवेट हो गया तो उसके पीछे कौन निकलेगा, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन अगर हट गया तो अब उन्होंने किसको ओपन कर दिया, किसको खुला छोड़ दिया, मायोसिन बाइंडिंग साइट। और जैसे मायोसिन बाइंडिंग साइट तो मायोसिन को मौका मिल गया, मायोसिन जाके वहां बाइंड होगा और एक्टिन को क्या करेगा, पुल करेगा। नतीजे में मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। नाउ अब ये जितनी बात मैंने यहां तक बोला उसको यहां समझ लो। क्या हुआ कि जैसे एसिटिल कोलिन या खारिज हुआ तो सार्कोलीमा में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल, चार्ज क्या हो गए, चेंज। उसकी वजह से क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल चेंज हो गया। यानी कौन सी कंडीशन आ गई, पोलराइज। पोलराइज कंडीशन का मतलब है कि वहां पर क्या हुआ, फेले बिलखुआ। बिलखुआ मतलब ताकत के साथ हुआ, कुव्वत लगी। कौन सी कुव्वत लगी, यहाँ पर पोलराइज, यहाँ पर उसको एनर्जी लगी, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये उजली रेशे में जब फैलता जाता है, कौन फैलता जाता है, एक्शन पोटेंशियल। तो उसकी वजह से कैल्शियम आमेज, यानी जो कैल्शियम उसने जमा करके रखा था उसको वो क्या करता है, सार्कोप्लाज्म में क्या करेगा, खारिज करेगा। फिर ये जो कैल्शियम है जो सार्कोप्लाज्म में खारिज हुई उसकी मिकदार में धीरे धीरे इजाफा होने जाएगा और इजाफे की वजह से ये क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट पर मौजूद कौन है, ट्रोपोनिन की कौन सी वाली सब यूनिट,
उसके जाके साथ क्या हो जाएगा, सी सब यूनिट पे जाके चिपक जाता है। नतीजे में एक्टिव साइट को मायोसिन से बचाने वाला जो नखाब है उसको क्या कर देता है, हटा देता है। बात समझ में आई क्या हुआ? जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया क्या, कि जैसे ही ब्रेन ने उसको सिग्नल दिया तो ब्रेन के सिग्नल की वजह से न्यूरॉन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर करके रखी हुई थैली नुमा साख थी वो फट गई। कहाँ जाके फटी? न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या हम बोलेंगे मोटार एंड प्लेट पर। नतीजे में उसकी वजह से उस न्यूरॉन से बहुत सारे केमिकल बाहर निकले और वो जाके मसल्स की सार्कोलीमा पर चिपक गए। उसकी वजह से वहां पर क्या जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल। और उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये सवाल ये मालूम हुआ कि मैंने किसको बाहर भेजना है, कैल्शियम को। वो कैल्शियम जैसे ही बाहर निकला तो वो जाकर बाइंड हो गया ट्रोपोनिन पे, और जैसे ही वो ट्रोपोनिन पे बाइंड हुआ तो ट्रोपोनिन वहां से निकल गया। ट्रोपोनिन निकला तो ट्रोपोमायोसिन निकल गया। पीछे कौन बच गया, एक्टिन। अब एक्टिन के ऊपर की जो साइड थी जिसके ऊपर मायोसिन आके चिपकता है वो फ्री हो गई, ओपन हो गई, बेनकाब हो गई। अब वहां पर आके कौन बाइंड होने वाला है, मायोसिन। यहां तक बात समझ में आई ना? तो अब एक जगह पे ये काम हो रहा है तो दूसरी जगह पे मायोसिन है, तो मायोसिन के पास भी कुछ काम होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए? मायोसिन के पास जो काम होना चाहिए उसमें ये है कि जो मायोसिन है उस मायोसिन के पास क्या होगी, एटीपी साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। इसका मतलब वहां पर ऑलरेडी एटीपी जाके चिपका हुआ होगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एनर्जी। तो जब वो एटीपी उसके पास जाके बैठा हुआ होता है तो वो एटीपी का क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस। और एटीपी का हाइड्रोलिसिस करने की वजह से क्या होता है, उसके जरिए पैदा होने वाली वो किसका इस्तेमाल करना शुरू करता है, तवानाई। और जैसे उसको तवानाई मिलेगी तो वो जाके किसको चिपक जाएगा, एक्टिन। और एक्टिन के ऊपर जैसे चिपक गया तो फिर वो एक्टिन को क्या करेगा, पुल करेगा। नतीजे में मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो मायोसिन का जो सिरा है वो अब जाके कहा जाएगा, एक्टिन के कौन से वाले, बेनकाब एक्टिव साइट से जुड़ जाता है। यानी बेनकाब एक्टिव साइट का मतलब कौन है, एक्टिन बाइंडिंग, मायोसिन बाइंडिंग साइट। कहां जाके जुड़ेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट। और इस तरह से जब वो जाके उसको जुड़ जाता है, ये एक्टिन है और उसको जाके ये मायोसिन जुड़ गया, तो नाउ इट इज अ ब्रिज। दो चीजों के बीच में क्या हो गया, ब्रिज बन गया, जोड़ बन गया। इसीलिए जब ये साख्त बनती है तो साख्त को क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रिज। क्या बोला जाता है इसको, क्रॉस ब्रिज। अब ये जितनी बातें हमने यहाँ पढ़े और खास करके ये वाली बात उसको यहाँ समझ रहे हैं। ये कौन है, ये मायोसिन है। कौन है, और ये मायोसिन के ऊपर एक मायोसिन का कौन है, हेड। यानी ये पूरा मायोसिन है और ये मायोसिन के ऊपर कौन है, मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन किससे जुड़ा हुआ है, एक्टिन। मीरोमायोसिन अभी किससे जुड़ा हुआ है, एक्टिन। तो इसका मतलब अभी यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब रिलैक्सेशन करना है तो क्या होगा, रिलैक्सेशन अगर करना है तो अब यहाँ पर ये जो जॉइन है बीच में इनके, इसको छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे को इनको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि जब ये एडीपी और फॉस्फेट ये दोनों को मिला लेता है तो नतीजे में यहाँ क्या बन जाता है, एटीपी। तो जैसे ही एटीपी जाके मायोसिन के ऊपर बाइंड होता है तो एटीपी उसको ये बोलेगा कि तुमने एक्टिन को क्या कर देना है, छोड़ देना है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस ब्रिज तोड़ने का काम कौन करता है, एटीपी। और जोड़ने का काम कौन करता है, एडीपी। एटीपी, एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जोड़ने का काम करता है और ये तोड़ने का काम करता है। तो जब तक एटीपी मायोसिन पे बाइंड है तब तक एक्टिन के ऊपर मायोसिन जाके बाइंड नहीं हो सकता। इसका मतलब मायोसिन की तरफ से रोकने वाला कौन है, आवाज आ रही है क्या, अभी दिख रही है क्या?
जी सबको दिख रही है क्या? फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, सबको दिख रही है क्या? ठीक ना, हमारी बात कहाँ चल रही थी? हमारी बात जो चल रही थी वो इस पे चल रही थी कि मायोसिन और एक्टिन दोनों भी एक दूसरे से आलिया भाजी अलग है। तो मायोसिन को अलग रखना है तो उसके ऊपर किसने जाके चिपकना चाहिए? एटीपी। एक्टिन को अलग रखना है तो उसमें किसने जाके चिपकना चाहिए? ट्रोपोनिन। नाउ अब ये जब दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन जब इनको दोनों को जुड़ना है तब क्या होगा? तो हम ये कहते हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट है और यहाँ पर एटीपी है, तो अब क्या होगा? ये जो एटीपी है, इस एटीपी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? एटीपी का ब्रेकडाउन होके क्या बन गया? एडीपी। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जैसे ही इसको एडीपी मिलेगा, नाउ ये एक्टिवेट हो गया। अब ये जाके कहा चिपक जाएगा? एक्टिन। और जैसे ही एक्टिन के ऊपर चिपकेगा तो एक्टिन मायोसिन इनके बीच में एक क्या बन गया? ब्रिज। और ये जो ब्रिज बना, इस ब्रिज को क्या बोला जा रहा है? क्रॉस ब्रिज। और इस क्रॉस ब्रिज में क्या हो गया? मायोसिन का जो सर है वो किसके साथ जाके जुड़ गया? एक्टिन। इसलिए इसको बोला जाता है क्रॉस ब्रिज बनने का अमल। तो पहले क्या होता है? क्रॉस ब्रिज टूटने का अमल, फिर उसके बाद मायोसिन फिलामेंट के एक्टिवेशन का अमल, फिर उसके बाद क्या होता है? क्रॉस ब्रिज बनने का अमल। जैसे क्रॉस ब्रिज बनेगा, नाउ यहाँ पर क्या होगा? फिसलने का अमल होगा। या यहाँ पर देखिए लफ्ज लिखा हुआ है रोटेशन, कि वो जो मायोसिन है जिसने ऐसा पकड़ा, अब वो यूं घूम जाएगा पुल करने के लिए, है ना? तो ये इस तरह से घूमेगा तो नतीजे में एक्टिन क्या होगा? आगे पुल होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरा लफ्ज दिया हुआ है वो क्या है? रोटेशन। और एक जो लफ्ज दिया हुआ जिसको हम आसान लफ्ज करें वो है फिसलना। नतीजे में क्या हो गया? मायोसिन के ऊपर एक्टिन क्या हो गया? फिसल गया। जैसे मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिसलेगा, नतीजे में जेड लाइन आगे आएगी। जेड लाइन जैसे आगे आएगी तो मसल्स के अंदर क्या हो गया? इनखेबास, कॉन्ट्रैक्शन। मुफ्ती साहब बात समझ में आई? सुफियान मियाँ, पहले मैं बोल चुका तुम आओ कि तुम आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। अरे समझ में आया क्या? हाँ नहीं। नाउ अब क्या होगा? ये जो जुड़े हुए एक्टिन फिलामेंट है, ये जो फ्रेमेट फिलामेंट है, वो ए बैंड के क्या हो जाएंगे? वस्त में खींचे जाएंगे, है ना? वो क्या हो जाएंगे? जो ए बैंड है उस ए बैंड के, नहीं ये फॉर एग्जांपल ये वाला ए बैंड था और यहाँ पर कौन थी? एक्टिन। तो यहाँ पर जो एक्टिन थी वो एक्टिन इधर खींची जाएंगी, यानी ये वस्त वाला हिस्सा है। किसका वस्त वाला हिस्सा है? ए बैंड। इस तरह से जेड लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? आमने सामने, और पुल हो जाएगी। इस तरह से मसल्स के अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा यूं, अभी ये ऐसा आ गया, अब और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ना ना आ रहा है उस पर, मौला 2 मिनट बस, ये आ गया। ये बता रहा बस, ये बता ही रहा हूँ बस। तुम लोग रुक जाओ जरा, तुम्हारे लॉजिक मत लगाओ रे भाई। तुम लॉजिक लगाई कि मेरे को कहते भी लेके चल जाते ना। ये क्या है? ये है जेरेलाइन। और ये कौन है? ये है एक्टिन। और ये कौन है? मायोसिन। ये मायोसिन के कौन है? ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये कौन है? हेड है, हेड। ये वो कुछ भी नहीं, हेड है, ग्लोब्यूलर हेड है, ठीक है? क्रॉस आर्म है, ठीक है? तो ये कौन है? एक्टिन। ये कौन है? मायोसिन। अब क्या होगा? अब जब ये जाके इसको चिपक जाएगा तो उसके नतीजे में ये इसको क्या करेगा? पुल करेगा। तो अभी ये कौन सी वाली हालत में है? आराम की हालत। आराम की हालत में जब होता है तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो बैंड है इसको हम बोलते हैं आई बैंड, ये जो इतना दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ए बैंड, और ये जो हिस्सा होता है जो अभी फ्री है उसको हम कहते हैं एच जोन। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फॉर एग्जांपल ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से आगे आ रहे, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से आगे आने की वजह से क्या हो गया कि ये जो आई बैंड का जो हिस्सा था, ये आई बैंड वाला जो हिस्सा था, ये आई बैंड वाला हिस्सा क्या हो गया? यहाँ पर कम हो गया, है ना? आई बैंड क्या होते जा रहा है? अब रिड्यूस होता जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नतीजे में एक एक्टिन दूसरे एक्टिन के ऊपर आ गया। नतीजे में अब यहाँ पर आई बैंड कुछ भी नहीं बचा, ना यहाँ आई बैंड बचा, ना यहाँ आई बैंड बचा। इसलिए कल हमने बोले थे कि जब कॉन्ट्रैक्शन का अमल होता है तो आई बैंड पूरी तरह से गायब, या तो कम होगा या तो गायब हो जाएगा। सिर्फ कौन दिखाई देगा? ए बैंड। बात क्लियर हुई?
कोई डाउट है यहाँ पर? एग्जाम में यहाँ से सवाल किया जाता है। एक्टिंग को खींचेंगे तो जेड लाइन खुद ही चलेगी, समझे? हाँ, क्योंकि ये भी एक्टिंग है, ये भी खींचा जाएगा, ये भी खींचा जाएगा, ये भी खींचा जाएगा, ये भी खींचा जाएगा, समझ में? ऐसा बताएंगे तो नहीं समझेगा। ऐसा तो ऊपर वाले एक्टिंग को भी, नीचे वाले एक्टिंग को भी, बीच वाले एक्टिंग सबको पकड़ के, तो जेड लाइन जैसी आगे आएगी तो मसल्स के अंदर क्या होगा, तो इस तरह से क्या होती है, इन एक्टिन फिलामेंट से क्या होती है, जुड़ी रहती है, वो भी अंदर की जानिब क्या होती है, खींची चली आती है, और इसी के नतीजतन सार्कोमियर के अंदर क्या होती है, सुखड़ाव होता है, और वो सुखड़ाव की वजह से वो सार्कोमियर क्या हो जाता है, छोटा, यानी जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, और छोटी। ठीक, नो, कितना टाइम हुआ, 3:15, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह कल बात करेंगे, क्योंकि अगर मैंने और ज्यादा आवाज निकाल लिया तो मेरी आवाज की प्रॉब्लम हो जाएगी, आवाज फटते जा रही है मेरी। चलता है, कोई मसला नहीं। और फिजिक्स वाले सर का लेक्चर आज नहीं है, ठीक है। तो या तो आप नोट्स बैठ के कंप्लीट कर लीजिए, या तो आप घर जाइए, घर जाके अभी सोने वाले हैं, अभी अपने पास 5 बजे तक यहाँ टाइम है, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो हम यहाँ आराम से बैठ सकते हैं आप लोग, कोई गड़बड़ नहीं, कोई आपको हका